अचानक से मेरे पैर पर करण के टॉर्च की रोशनी पड़ी। घबराहट में मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा। तेज दर्द से मैं लड़खड़ा गई। तब तक किसी मजबूत हाथों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने सोचा कि शायद करण मेरे पास तक आ गया। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे। उसने दूसरे हाथ से मेरा मुंह पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसकी हथेली में अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से उसकी पकड़ कुछ ढीली हुई तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की। जल्दी से उसने मेरा मुंह जोर से दबाया और मुझे खींचकर एक पेड़ की ओट में चिपते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, एकदम शांत रहिए, मैं संकल्प हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किरण बाई की कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपको कुछ मजबूत रिश्तों के अटूट बंधन में बंधी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शालिनी की बारात आने वाली है, लेकिन शालिनी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। उसकी सहेली मधु उसे जयमाल के लिए तैयार करने की कोशिश में लगी हुई थी। मधु बोली, शालिनी, कितने दिनों से देख रही हूँ, शादी को लेकर तेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। अगर प्रकाश तुझे पसंद नहीं है, तो अभी भी समय है, मम्मी पापा को बता दे। नहीं मधु, मुझे शादी न करनी होती तो मैं आज तक का इंतजार नहीं करती। मम्मी पापा को पहले ही सब बता देती, शालिनी ने कहा। फिर तू इतना क्यों रो रही है? मधु ने परेशान होकर पूछा। इतनी जल्दी शादी के बारे में मैंने सोचा नहीं था। सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। आंख में आंसू भरकर शालिनी ने कहा। मधु ने पूछा, तुम लहंगा चोली क्यों नहीं पहन रही हो? मधु, मैंने आज तक कभी सलवार सूट तक नहीं पहना। रोज मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ। लहंगा पहनकर मैं चल नहीं पाऊंगी, स्टेज पर ही गिर जाऊंगी। शालिनी का घर शहर से लगा हुआ एक गांव था, लेकिन शालिनी बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। उसकी परवरिश चंद्र के साथ ही लड़कों की तरह हुई थी। वह मोटरसाइकिल पर अपने छोटे भाई बहनों को बिठाकर शहर में स्कूल ले जाती थी। यद्यपि घर का काम काज उसे नहीं आता था, लेकिन खेती के काम से लेकर घर के सभी जिम्मेदारियों को उसने बखूबी संभाल रखा था। साथ ही पढ़ाई में भी वह बहुत होशियार थी। मधु जानती थी कि शालिनी चंद्र की बात कभी नहीं टालेगी, इसलिए मधु ने किसी को भेजकर चंद्र को अपने पास बुला लिया। चंद्र शालिनी से 1 साल छोटा उसका भाई है। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम। चंद्र और अपनी दीदी की परछाई बनकर रहता है, तो शालिनी भी उस पर जान छिड़कती है। दौड़कर आने के कारण चंद्र हाँफते हुए बोला, क्या हुआ मधु? अच्छा हुआ चंद्र तुम आ गए। देखो तुम्हारी दीदी के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यह कहती हैं कि लहंगा चोली नहीं पहनूंगी। मधु ने कहा। चंद्र अपनी दीदी के पास ही बेड पर बैठ गया। चंद्र को देखते ही शालिनी की रुलाई फूट पड़ी। चंद्र ने उसका मुख पकड़कर धीरे से ऊपर उठाते हुए कहा, दीदी तुम रो रही हो? तुम्हारी बारात आ चुकी है। क्या हुआ दीदी? अब शालिनी के दुख का बांध टूट चुका था। वह जोर से अपने भाई के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चंद्र ने अपनी दीदी को कस कर गले से लगा लिया। भाई बहन दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें देखकर मधु भी भावुक होते हुए बोली, अब तुम दोनों भाई बहन पहले जी भरकर रो लो। दूल्हे को कह देती हूँ जयमाल के लिए अभी इंतजार करे। चंद्र रोते हुए कह रहा था, दीदी अब मैं किसके साथ साइकिल की रेस लगाऊं? तुम चली जाओगी तो मैं रोज ही स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। सुबह सुबह कौन मुझे जबरदस्ती उठाएगा? शालिनी ने चंद्र के आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, मेरी बात तुझे ही मम्मी पापा और छोटे भाई भाई बहनों को संभालना है। तुझे खुद ही उठना पड़ेगा बुद्धू, नहीं तो पढ़ लिख नहीं पाएगा, समझा? चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सुबह उठ भी जाऊंगा और पढ़ूंगा भी, पर मेरी प्यारी दीदी, बस तुम लहंगा चोली पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। शालिनी मुस्कुरा पड़ी और मधु भी हंसते हुए शालिनी को तैयार करने लगी। चंद्र और उसके पिता सदानंद जी बारात के आदर सत्कार में लगे हुए थे। चंद्र ने दूल्हे को देखा तो अपने पिताजी को एक किनारे ले जाकर बोला, पिताजी, प्रकाश जीजा जी और दीदी का कोई मेल नहीं है। आप यह कैसी शादी कर रहे हैं?
पिता ने कहा, बेटा, लड़का समझदार है, अपना इंटर कॉलेज चलाता है। तुम तो जानते ही हो कि हमारी शालिनी के स्वभाव में कितना बचपना है। लड़का गंभीर स्वभाव का है, उसे संभाल लेगा। शालिनी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। अभी इंटर पास करके बीए में दाखिला लिया था कि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर। उसके पिता सदानंद जी एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। सदानंद जी के 4 बच्चे थे। शालिनी सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। चंद्र नहीं चाहता था कि दीदी की अभी शादी हो, इसलिए चंद्र ने पिताजी से कहा कि दीदी अभी बहुत छोटी हैं, पढ़ने में भी वह बहुत अच्छी हैं और पढ़ना भी चाहती हैं, इसलिए अभी उनकी शादी मत कीजिए। बेटा, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, तुम्हारे छोटे भाई बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम शालिनी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊं, तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। पिताजी शादी चंद्र ने कहा, पिताजी शादी होते ही उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। चंद्र ने परेशान होकर कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, शालिनी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है। मैंने उसके ससुर जी से बात कर ली है, मुझे उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं है। शालिनी के ससुर और उसके पिता सदानंद जी हमेशा एक ही स्कूल में पोस्टेड थे, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए सदानंद जी को अपने बेटी के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। जयमाल के समय शालिनी ने दूल्हे पर एक नजर डाली और मन ही मन कहा, पिताजी, मैं तो आपकी प्यारी बिटिया थी ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों विवाह के नाम पर मेरी बलि चढ़ा दी? एक बार तो मुझसे पूछ लेते कि मैं क्या चाहती हूँ। शालिनी ने अपने होठों पर एक नकली मुस्कान ओढ़ रखी थी। चंद्र अब भी परछाई की तरह बहन के साथ था। उसके गाल पर बह आई आंसू की लकीर को हल्के से पोंछ दिया। भाई और बहन दोनों ही अपने पिता की खुशी के लिए चुपचाप थे। वैसे ही उनके पिता वैसे भी उनके घर में पिता का ही फैसला अंतिम फैसला होता था। उसमें किसी की भी कोई दखल अंदाजी नहीं चलती थी। शालिनी का विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है, इस बात को लेकर चंद्र ने एक बार अपनी माँ से भी कहा, मम्मी, दीदी अभी बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई मत बर्बाद करो। आप पापा को समझाओ कि उसकी शादी ना करें। शालिनी की माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। उनके पति की इच्छा उनके लिए ब्रह्मा की लकीर होती थी, जिसे वह हर हाल में स्वीकार करती थी। जयमाल के बाद जब शालिनी प्रकाश के बगल में सोफे पर बैठने लगी, तो उसने देखा कि प्रकाश सोफे पर एक किनारे खिसक गया। शादी के पूरे कार्यक्रम में प्रकाश उसके साथ बैठकर कुछ असहज महसूस करता था। विदाई के समय शालिनी अपने माँ, पापा और भाई से लिपटकर बहुत रोई। चंद्र के गले लगते हुए शालिनी ने कहा, भाई, घर में सबका ध्यान रखना, पापा को खेत में काम मत करने देना, उनकी दवाइयाँ उन्हें समय पर खिलाना, चिंटू और निशा की पढ़ाई का भी ध्यान रखना। चंद्र अपनी दीदी के आंसू पोंछते हुए उन्हें विश्वास दिलाता रहा कि बिल्कुल उन्हीं की तरह वह पूरे घर को अच्छे से संभाल लेगा। शालिनी की ससुराल बहुत दूर नहीं थी, कुछ घंटे का ही सफर था। रास्ते में प्रकाश कार से उतरकर किसी और गाड़ी में बैठ गया और शालिनी के पास प्रकाश का छोटा चचेरा भाई आकर बैठ गया। प्रकाश कहाँ गए? शालिनी ने परेशानी से पूछा। करण ने कहा, क्यों भाभी, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता हूँ? शालिनी ने कुछ हिचकते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? शालिनी को बात करते हुए देखकर करण बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा नाम करण है। मैं प्रकाश भैया का छोटा इकलौता चचेरा भाई हूँ। शालिनी समझ गई कि करण चंचल और शरारती स्वभाव का लड़का है। वह हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, शालिनी, आप अपना घूंघट उठा सकती हैं। शालिनी, उसने आश्चर्य से करण की ओर देखा। वह बिना हिचके बेबाक होकर कहने लगा, मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ, तो आपका नाम ले सकता हूँ। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप मुझे भाभी कहिए, क्योंकि मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ।
ऐसे कही गई मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगी और वह गाड़ी से उतरकर चला गया। जब हम घर के नजदीक पहुंच गए तो प्रकाश आकर मेरे साथ बैठ गए। मुझे प्रकाश पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कह ना सकती। मेरी सास ने हमारी आरती उतारी और ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। मेरे साथ सब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। कुछ रिश्तेदारों को जल्दी वापस जाना था, इसलिए आज ही मेरी मुंह दिखाई की रस्म संपन्न होने लगी। मेरी एक बड़ी नंद थी, मेरे पास आकर बैठी, मेरा घूंघट उठाकर देखते हुए बोली, शालिनी, मैं तुम्हारी बड़ी ननद हूँ। कितने वर्षों से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भैया शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ी मिन्नतों के बाद अब हमारी भाभी आई है, और वह भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा। लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी भाभी नहीं, बल्कि बेटी के समान मानूंगी। उनकी ममता से मैं निहाल हो गई। मैंने झुककर उनके पैर छू ली। उन्होंने मेरा घूंघट खोल दिया और बोली, बेटा आराम से बैठो, यहाँ पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने घर वाले ही हैं। उन्होंने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, संकल्प, तुम भी इधर आ जाओ, अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? आ रहा हूँ मम्मी। बाहर से ही किसी लड़के की आवाज आई। संकल्प अंदर आकर मम्मी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। नंद ने कहा, शालिनी, जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला हुआ है, उसी यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा संकल्प भी पढ़ता है। मैं सिर झुकाए बैठी रही। मैंने संकल्प को ठीक से नहीं देखा। तब तक जाने कहाँ से करण तेजी से आया और मेरे बगल के सोफे पर इतनी जोर से बैठा कि मुझे हल्का सा धक्का लग गया। मैं थोड़ा घबरा कर आगे खिसक गई। करण हंसने लगा। संकल्प ने कहा, करण ठीक से बैठो। करण हंसते हुए बोला, भाभी से मेरी पहले ही दोस्ती हो गई है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। मैंने बेझिझक होकर कहा, कोई दोस्ती नहीं हुई है, आप मेरे देवर हैं, इसलिए मैं आपका आदर करती हूँ। करण थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन सबके सामने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, भाभी मैं आपका हम उम्र हूँ, आपका ख्याल भी रखता हूँ, तो दोस्त तो हुआ ही। मैंने कहा, हर किसी को दोस्त नहीं कहा जा सकता, दोस्त की परिभाषा कुछ अलग होती है। करण ढिठाई से बोला, बाप रे, अब तो घर में भी पूरी पाठशाला खुलेगी और हमें हर चीज की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। संकल्प उठ खड़ा हुआ और बोला, करण बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब तक मेरी सासू माँ बीच बचाव करते हुए बोली, बेटा करण हमारे घर में सबसे छोटा है, इसलिए सबका लाडला है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। करण ने कहा, शालिनी, अगर आपको मुस्कुराकर जीवन बिताना है तो मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया तो मुस्कुराते ही नहीं, हंसना तो दूर की बात है। उसकी बात पर और किसी को हंसी नहीं आई, लेकिन वह अपनी बेवकूफी पर ही करके हंसने लगी। सासू माँ ने कहा, बेटा मेरा प्रकाश बहुत ही गंभीर स्वभाव का, उसे ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं है, इसलिए करण उसे चिढ़ाता रहता है। दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन प्रकाश करण को बहुत प्यार करता है। उसी ने इसे इतना सिर चढ़ा रखा है। अब तुम्हारा पति इसे बहुत प्यार करता है, तो तुमको भी करना पड़ेगा, तुम्हारा लाडला देवर जो है। करण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। संकल्प की ओर इशारा करते हुए करण बोला, अब इनसे मिलिए। ये हैं हमारे घर के मिस्टर जीनियस, बड़ी दीदी के बड़े बेटे संकल्प चौधरी। इनको भी भगवान ने यह कहकर भेजा था कि हंसना मना है। उसकी बात पर सब हंस पड़े। संकल्प को शायद यह सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह उठकर बाहर चला गया। सारा दिन निकल गया और रात हुई। मैं प्रकाश का इंतजार कर रही थी। मैंने प्रकाश को देख तो लिया था, लेकिन हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। मैं उनके स्वभाव और उनके व्यवहार के बारे में जानना चाहती थी। आखिर जिसके साथ पूरे जीवन की डोर बांध ली है, मेरा जीवन साथी कैसा है, यह जानने की चाह थी मुझे। रात को प्रकाश मेरे कमरे में आए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। उन्होंने कहा, आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस अपने कपड़े लेने आया हूँ। मैंने कहा, सुबह से मैंने आपको देखा नहीं। तो प्रकाश ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया,
शादी का घर है। मैं मेहमानों में बिजी था। प्रकाश कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, शालिनी, सोते समय यह बाहर की खिड़की अच्छे से बंद कर लेना। कभी कभी इधर से बिल्ली घुस आती है। मैं स्मार्ट तो थी, लेकिन डरपोक भी थी। बिल्ली का नाम सुनकर डर से खड़ी हो गई। मैंने प्रकाश से कहा, आपने खाना खा लिया है तो अब यहाँ से बाहर मत जाइए। नई जगह है, मुझे डर लग रही है। नहीं शालिनी, मैं आज यहाँ नहीं सो सकता। पापा आज खेत में ही रखवाली के लिए रहेंगे, इसलिए मुझे भी उनके साथ रहना पड़ेगा। अब तक मैं सिर नीचे करके बैठी थी, लेकिन अब प्रकाश की बात सुनकर मैं आश्चर्य से उसे देखती रह गई। मेरा मुंह खुला रह गया। मुझसे नजरें चुराते हुए वह उठकर बाहर चले गए। मैं सोचती रह गई, यह कैसा आदमी है। आज हमारी सुहाग रात है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं। अपनी सुहाग रात की प्रतीक्षा तो सभी लड़के लड़कियां करते हैं। क्या इन्हें मेरे साथ रहने की कोई चाह नहीं है? मुझे प्रकाश पर बहुत गुस्सा आया। एक तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ऊपर से बिल्ली के नाम से डरा भी गए। अचानक मुझे बिल्ली की याद आई। मैं जल्दी से खिड़की बंद करने के लिए दौड़ी। देखा तो खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की से लगा हुआ विशालकाय पीपल का पेड़ था। तेज हवा के कारण उसके पत्तों की सरसराहट मुझे और डरावनी लगने लगी। खिड़की के पल्ले बाहर थे। मैं उन्हें खींचने का प्रयास कर रही थी, तब तक किसी ने मेरे हाथ पकड़ा और साथ ही खिड़की का पल्ला पकड़कर जोर से खींच लिया। डर से मेरी चीख निकल गई। मुझे कंधे से पकड़ते हुए करण ने कहा, आप इतनी डरपोक हैं? मुझे बहुत कस के गुस्सा आई और मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, करण, मुझे इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। करण बेहयाई से हंसने लगा। भाभी, लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस आपकी सहायता करना चाहता हूँ। दरअसल भैया और ताऊ जी ज्यादातर खेतों में ट्यूबवेल वाले कमरे में ही सोते हैं। उस समय घर में मैं ही अकेला मर्द होता हूँ। जाते जाते खिड़की के पास वह गया और बोला, वैसे भाभी जी, यह जो पीपल का पेड़ है ना, इससे हवा बहुत अच्छी आती है। लेकिन यदि लाइट चली जाए तो खिड़की मत खोलिएगा, क्योंकि इस पर एक चुड़ैल रहती है जो दुल्हनों को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। ऐसा ना हो आपका चाल पूछने चली आए। वैसे अगर डर लगता है तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं इसी कमरे में किसी कोने में सो जाऊंगा। यह कहते हुए वह तेजी से कमरे से बाहर हो गए। अब तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने सोचा, परमात्मा, क्या गलती की थी मैंने, जो मुझे इन पागलों के बीच लाकर फंसा दिया। मैंने खिड़की कसकर बंद कर दी थी। सारी रात मैं कुर्सी पर बैठी रही। मुझे नींद नहीं आई। मुझे चंद्र की बहुत याद आ रही थी। चंद्र तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। उसके रहते दुनिया की कोई ताकत मुझे डरा नहीं सकती थी। सुबह मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, तुम अपने घर वालों से अलग पहली बार हुई हो, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। मैंने सासू माँ से प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी। बड़ी देर तक वह मुझे अपनी 3 मंजिला कोठी दिखाती रहीं और अपनी प्रॉपर्टी और पैसों के बारे में बताती रहीं। अगले दिन भी प्रकाश थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आए और बोले कि कुछ दिन तक मुझे ट्यूबवेल पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि रात में लाइट आती है और खेतों की सिंचाई करनी होती है। मैं लाजवश कुछ न कह सकी। दिल तो कहता था कि हाथ पकड़कर रोक और कहूँ कि मेरे पास रहिए, उससे बातें कीजिए। अकेले रात में मुझे डर लगता है, इस खिड़की से भी और तुम्हारे भाई से भी। लेकिन मेरी जुबान ने साथ नहीं दिया। प्रकाश से मिले अभी 2 दिन ही तो हुए थे, इसीलिए कुछ कहने की हिम्मत न जुटा। इस तरह से 2-4 दिन और निकल गए। करण बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता, लेकिन मेरी बेरुखी देखकर वापस चला जाता। अब मैं कुछ कुछ उसकी नीयत समझने लगी थी। साथ ही प्रकाश जी की कोई परेशानी है, यह बात मेरे दिमाग में आने लगी थी। लगभग सभी रिश्तेदारों की विदाई हो चुकी थी। आज मेरी ननद और उसका बेटा भी जा रहे थे। रिश्तेदारी में किसी के घर शादी थी।
जिसमें मेरे सास ससुर और मेरे देवर को भी जाना था। मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा चिंता मत करना, पड़ोस की एक बुढ़ी अम्मा को दरवाजे पर बिठा दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, रात तक हम लौट आएंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को बहुत तेज आंधी तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके कारण अंधेरा जल्दी घिर आया। लाइट चली गई थी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने मोमबत्तियां जला दी थीं और अपने कमरे में बैठ गई। दरवाजे से बाहर देखा, एक वृद्धा बाहर बैठी हुई थी। उसके पास ही कुछ बच्चे बैठे बैठे सो रहे थे। मुझे अपने घर की बहुत याद आ। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही। रात के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। 12 बजे के करीब मैंने सुना कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। मैं खुश हो गई कि शायद सब लोग आ गए। मैंने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर कुछ अंधेरा था। करण आते हुए बोला, हम लोग आ गए हैं। मौसम बहुत खराब हो गया है, इसलिए हम लोगों को इतनी देर हो गई। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? करण ने कहा, बड़ी अम्मा और ताऊ जी वहीं रुक गए हैं। और प्रकाश जी? मैंने घबराते हुए पूछा। भैया मेरे साथ आ गए हैं, लेकिन ट्यूबवेल वाले कमरे में चले गए। आज मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, ये ट्यूबवेल वाला कमरा कहाँ है? उसने मेरी ओर गौर से देखा और पूछा, आप जाएंगी वहां? हाँ, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। चलिए छोड़ आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई। एक पल रुक कर सोचने लगी कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि 1 हफ्ते मेरी शादी को हो गया है और प्रकाश जी एक दिन भी मेरे कमरे में नहीं आए। मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें ट्यूबवेल पर सोना पड़ता है। मेरा दिमाग मुझे शक करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि यदि बहुत जरूरी होता तो ट्यूबवेल पर करण भी सो सकता है। वह भी 22 साल का लड़का है, कोई बच्चा तो नहीं है। मैं खड़े होकर सोच रही थी, तब तक करण मेरे कमरे में घुस आया। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, अपनी खिड़की ठीक से चेक कर लीजिए, बंद है कि नहीं, कहीं आपके पीछे चुड़ैल आकर आपके कमरे में ना बैठ जाए। और हंसने लगा। मैं डर कर थोड़ा पीछे हो गई। वह मेरे डर को महसूस करते हुए बोला, आप तो बहुत डरपोक हैं। मैंने तो सुना था बिल्कुल शहरी लड़कियों की तरह स्मार्ट है, तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाती हैं, खेत में ट्रैक्टर दौड़ाती हैं। हमारी दोस्ती खूब जमेगी। लेकिन ऐसी लड़कियां डरपोक भी होती हैं, ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं समझ गई, मैं जितना जवाब देती रहूंगी यह यहीं खड़ा रहेगा। जब तक वह आगे बढ़ते हुए मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसने जैसे बोलना शुरू किया, उसके मुंह से शराब की तेज गंध आई। मैं कुछ कदम पीछे हटते हुए बोली, क्या बात है करण, वहीं से बात करो। उसने मुझसे कहा, आप प्रकाश भैया के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? मैंने कहा, वह मेरे पति हैं, उन्हें यहाँ होना चाहिए, मेरे पास। अगर वह यहाँ नहीं है तो मैं ही उनके पास जाऊंगी, देखूंगी क्या समस्या है जो वह मुझसे दूर भाग रहे हैं। करण कुछ नशे में था, इसलिए बहुत कुछ बोल गया। शालिनी, भैया लड़कियों से दूर भागते हैं, शायद इसीलिए तुम्हारे पास नहीं रहते। फिर शादी क्यों की उन्होंने? मैंने नाराजगी से पूछा। उनके घर वालों ने जबरदस्ती शादी की। भैया शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तो इतनी उम्र तक कुंवारे बैठे थे, उसने कहा। मैंने कहा, तो अपने घर वालों को मना कर देते। वह बोला, बहुत मना किया, वह नहीं माने। अरे यह कौन सी बात है, इतने बड़े उम्र के आदमी की कोई जबरदस्ती शादी कर सकता है? लेकिन प्रकाश की क्या मजबूरी थी? वह बोला, मजबूरी थी, मेरी ताई को उनका वारिस चाहिए था। गांव वाले भैया के विषय में बातें करने लगे थे कि वह नामर्द हैं, इसलिए शादी नहीं करना चाहते। मेरा बचपना कि मैं मुस्करा पड़ी। वह मेरे करीब आते हुए बोला, मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों मुस्करा रही हैं। मैं पीछे हट गई और मैंने कहा, दूर से बात करो। नशे के कारण वह अपना होश खोने लगा था। अचानक से आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ झटक दिया।
तो उसने मेरी कमर में हाथ डालकर जोर से मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोला, आप सोच रही हैं, जब पति आपके साथ रहता ही नहीं तो वारिस कहाँ से आएगा? आप जानती हैं, भैया सच में नामर्द हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक होने की कोई आशा नहीं है। मैं छूटने के लिए छटपटा रही थी, उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। मेरे कान में मुंह लगाकर कह रहा था, रही बात वारिस की, तो वह मैं पैदा करूंगा आपके साथ। ताई जी भी यह बात जानती हैं। मैंने आपसे दोस्ती करने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था भैया तो किसी काम के हैं नहीं, इसीलिए जल्दी ही आपको अपने वश में कर लूंगा। यह कहते हुए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैंने प्रकाश के बारे में ऐसी बातें सुन ली कि थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जिसको उसने मेरी कमजोरी समझ लिया। मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह पाला था। हाथ पैर चलाना भी मुझे बहुत अच्छे से आता था। करण कुछ नशे में था, इसलिए भी उसकी पकड़ से छूट पाना मेरे लिए कुछ आसान हो गया। मैंने ऐसा हाथ आजमाया कि थोड़ी ही देर में वह धूल चाट रहा था। मैंने सोचा, सब कुछ के बावजूद वह मुझसे मजबूत है। वह दोबारा उठ खड़ा हो उससे पहले मैंने दरवाजा खोला और सरपट भागने लगी। उस समय मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, बस किसी तरह से करण की पकड़ से दूर जाना था। काली अंधेरी रात, दादुर और झींगुर की आवाज वातावरण को और भयानक बना रही थी। बारिश की फुहारें जो हमारे मन को शीतल कर जाती हैं, लेकिन अंधेरी रात में वही फुहारें मेरे शरीर को बेचैन कर रही थीं। मैंने पलटकर देखा, करण अपने दोस्तों के साथ टॉर्च की रोशनी में मुझे खोजते हुए आगे बढ़ रहा था। उसको देखते साथ मैं ऐसे तेज भागने लगी, जैसे शिकारी को देखकर भयभीत हिरनी कुलाचे भरते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागती है। मेरा पैर कभी मिट्टी में फिसल जाता तो मैं लड़खड़ा जाती। डर और थकान से मैं बेदम हो गई थी। अचानक से मेरे पैर पर करण के टॉर्च की रोशनी पड़ी। घबराहट में मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा। तेज दर्द से मैं लड़खड़ा गई। तब तक किसी मजबूत हाथों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने सोचा कि शायद करण मेरे पास तक आ गया। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे। उसने दूसरे हाथ से मेरा मुंह पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने उसकी हथेली में अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से उसकी पकड़ कुछ ढीली हुई तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की। जल्दी से उसने मेरा मुंह जोर से दबाया और मुझे खींचकर एक पेड़ की ओट में चिपते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, एकदम शांत रहिए, मैं संकल्प हूं। एक पल को मेरी समझ में नहीं आया कि यह कहां से आ गया। ना जाने क्यों उस पर मेरा मन विश्वास कर बैठा। मैंने सुना था कि परमात्मा किसी न किसी रूप में बचाने आते हैं। आज संकल्प देवदूत बनकर मेरी रक्षा के लिए आया था। मुझे उसका सहारा मिल गया था, तो मैं एकदम से अचेत होकर उसकी बाहों में झूल गई। करण मुझे खोजते हुए पास तक आ गया था और रुक कर मेरी आहट ले रहा था। हम सांस रोके खड़े थे। हम दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था और हम इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। वह लोग आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद संकल्प ने मेरे कान में कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा, गांव में तो कोई हमें शरण नहीं देगा। संकल्प ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हम आगे बढ़ने लगे तो मेरे पैर में पत्थर की चोट शायद गहरी लगी थी। मेरा पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात थी। संकल्प ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। छुपते छुपाते हम संकल्प के एक दोस्त के घर पहुंचे। संकल्प ने उनको सब समझाया और मुझसे कहा, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। संकल्प ने अपने एक दोस्त को भेजकर चंद्र को सूचना पहुंचाई कि जितनी जल्दी हो सके इस पते पर पहुंचे। चंद्र दोपहर तक मेरे पास आ चुका था। सारी बात सुनकर वह मुझ बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, मैं अभी प्रकाश के घर जाता हूँ और करण को तो मैं काट कर फेंक दूंगा। संकल्प ने कहा, अभी प्रकाश के घर जाने से कोई फायदा नहीं,
क्योंकि वे लोग शालिनी को खोजते हुए बहुत पागल हो रहे हैं। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। आज रात में इनको लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाओ। घर पहुंचकर मैंने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी बहुत गुस्से में आते आ गए। उन्होंने कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा। प्रकाश और उसके भाई को सजा दिलाऊंगा। सुबह होते ही प्रकाश अपने पिता के साथ मेरे घर आ गया था। चंद्र उन्हें देखकर गुस्से में बेकाबू हो गया, चिल्लाते हुए उन्हें मारने दौड़ा। तब तक पिताजी ने उसे पकड़कर रोक लिया। प्रकाश के पिता ने झूठ बोलते हुए मेरे पिताजी से कहा कि मैं कल रात एक लड़के के साथ घर से अपना कपड़ा और जेवर लेकर भाग गई हूँ। गांव के किसी ने मुझे जाते हुए देखा है। मेरे पिताजी आश्चर्य में पड़ गए थे। मेरे लिए इतना बड़ा इल्जाम सुनना और सहन करना उनके बर्दाश्त के बाहर की चीज थी। मुझे बाहर बुलाया गया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन संकल्प की बात किसी को नहीं बताई। प्रकाश और उसके पिताजी हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। वह लगातार मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे। इस तरह से कोई फैसला नहीं हो पाया और वह लोग वहां से चले गए। मैंने पिताजी को अपना फैसला सुना दिया था कि अब मैं प्रकाश के घर नहीं जाऊंगी। वह नहीं चाहते थे कि इस तरह से बेटी की शादी टूट जाए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे मैं देखूंगा कि हालात को कैसे काबू में करना है। मैं अब पहले वाली शालिनी नहीं रह गई थी। हिलने का मन नहीं करता था, कुछ काम नहीं कर पाती थी, बस उदास सी बैठकर सोचती रहती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्या कसूर था मेरा? मैंने तो पिताजी की मर्जी चुपचाप मंजूर कर ली थी। घर में सब मुझे नॉर्मल करने का बहुत प्रयास करते। बाद में एक बात और थी जो मुझे हर पल परेशान करती। मैं सोचती, उस दिन संकल्प वहां कैसे पहुंच गए। मेरा मन कहता कि शायद संकल्प मुझसे मिलने आए, एक बार उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। मैं उनसे पूछना चाहती थी, मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। कुछ दिनों के बाद हमारी यूनिवर्सिटी खुल गई थी। चंद्र मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। हम रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, तभी दूर से आते हुए एक व्यक्ति पर मेरी निगाह पड़ी। मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। मैं पहचान गई कि वह संकल्प ही है। वह करीब आया। चंद्र ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। ऐसा लगता था कि उन दोनों की अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। संकल्प ने बताया कि यूनिवर्सिटी खुल गई है, इस मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। मैं भी वाराणसी जा रहा हूँ। उसका साथ पाकर चंद्र खुश हो गया था। उसने कहा कि आपके रहते यूनिवर्सिटी में मुझे दीदी की कोई चिंता नहीं है। संकल्प ने मेरी ओर देखा। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उस दिन की पूरी घटना मेरी आंखों के आगे चलचित्र के समान घूम रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तमाम तरह के भाव मेरे अंदर आ जा रहे थे। साथियों, कहानी अभी बाकी है। क्या मैं संकल्प से उस दिन के बारे में बात कर पाई? क्या संकल्प से मेरी दोस्ती हो पाई? क्या हम अटूट बंधन में बंध पाए? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य पढ़ें। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।